हेलो डियर एग्रियन, एग्री टाइम लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। एग्री टाइम में लॉन्च की है अपनी रिवीजन क्लासेस। अगर आप भी इस ऑफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं तो जल्द ही नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए ताकि आप अपने पीएटी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री टाइम में लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। दोस्तों, आप सभी जान ही रहे हो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की। रोज़ाना 9 बजे ये जो सीरीज़ है ये चलने वाली है, जो कि आपका ICAR, CGPAT, MPPAT जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं यूजी में प्रवेश लेने के लिए, उन सभी में ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सभी हमारा जो ऑफिशियल ऐप है एग्री टाइम का ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पे आप ICAR, CGPAT, MPPAT, JET इन सब की तैयारी बहुत ही कम फीस में आप कर पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एवरी क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यदि एलील जोड़ों की संख्या 3 है, क्या एलील जोड़ों की संख्या 3 है तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप्स के प्रकारों की संख्या निम्न में से कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ए में दिया है 3, बी में दिया है 9, सी में दिया है 27 और डी में दिया है 21। चलिए आपका टाइमिंग शुरू होता है, वो होता है अब। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 1 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी कमेंट किया है कि 27, उन सभी का आंसर राइट है। देखो, यदि एलील जोड़ों की संख्या अगर 3 होगी तो जो F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप के प्रकारों की जो संख्या है वो कितनी होगी? तो 27 हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है C4 पादपों में एक ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण में आवश्यक ATP की संख्या कितनी होगी? देखो, पूछा क्या जा रहा है कि जो C4 जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्लूकोज जो अणु होता है, ठीक है ना, उसके संश्लेषण में आवश्यक जो ATP है उसकी संख्या कितनी होगी भाई? 18 होगी, 30 होगी, 36 होगी या फिर 38 होगी? तो यही आपको बतलाना है। तो चलिए बतलाइए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 2 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 दिया है, उन सभी का आंसर राइट है। अगर ATP की संख्या की बात करें तो कितना होगा आपका? 30 होगा। वो भी किसमें जी? C4 प्लांट में एक ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण में, ठीक है ना। ATP के जो आपका संश्लेषण करेगा तो कितना आवश्यकता होगा? तो आपका 30 आवश्यकता होगा भाई, ठीक है ना, 30 ATP। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आपका कि केचुआ क्या है भाई? केचुआ क्या है? यूरोलेटिक जब प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है, यूरिकोटेलिक जब प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है, और यूरिकोटेलिक जब जल की कमी होती है, और डी में दिया है अमोनेटोलिक जब प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। तो बताइए भाई केचुआ है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जिन एग्रियंस ने ऑप्शन डी दिया है, क्या जी? अमोनोटैलिक जब प्रचुर मात्रा में जल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। तो केचुआ क्या होता है? अमोनेटैलिक होता है जब वहां पे प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। तो जिन एग्रियंस ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, परागण की टोकरी मधुमक्खी में पाया जाता है। परागण की टोकरी मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। प्राथोरेसिक पाद में,
मीजोथोरेसिक पाद में, मेटाथोरेसिक पाद में या फिर थोरेक्स तथा उदर के संधि स्थल पर। देखो पूछा जा रहा है कि परागण की जो टोकरी है ना मधुमक्खी में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए बतलाइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 4 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी कमेंट किया है कि मेटाथोरेसिक पाद में, उन सभी का आंसर राइट है। परागण की टोकरी मधुमक्खी में मेटाथोरेसिक पाद में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सभी एग्रियंस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाथोरेसिक पाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से किस वर्गीकरण में 462 कुल व 40 गण पहचाने गए हैं। कौन सा जो वर्गीकरण है जिसमें 462 कुल हैं, फैमिलीज है, और 40 क्या है आपके गण हैं। कॉन्विक्ट का वर्गीकरण, तख्ताजन का वर्गीकरण, थाने का वर्गीकरण और एपेजी वर्गीकरण। तो बतलाइए भाई किसमें 462 कुल और 40 गण पहचाने गए थे। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जिन एग्रियंस ने डी कमेंट किया है एपीजी वर्गीकरण, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है ना। जो एपीजी वर्गीकरण है इसके तहत क्या हुआ था, जो एपीजी वर्गीकरण है इसके तहत आपका 462 फैमिली और 40 गण पहचाने गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एपीजी वर्गीकरण। तो जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया उनका डी आंसर सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां है, पुंज विधि का उपयोग निम्न में से किस फसल के अभिजनन के लिए किया जाता है। पुंज विधि जो होती है ना, पुंज मेथड जो है, तो इसका जो यूज है कौन सा जो क्रॉप है उसके अभिजनन के लिए किया जाता है भाई। स्वपरागित फसल के लिए, परपरागित के लिए, अलैंगिक जनन के लिए या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बतलाइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा। पुंज विधि का उपयोग निम्न में से किस फसल के अभिजनन के लिए किया जाता है, बतलाइए। नाउ टाइम ऑफ होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन ए आंसर कमेंट किया है कि आपका स्वपरागित फसल के लिए, उन सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो पुंज विधि है इसका यूज स्वपरागित फसल के अभिजनन के लिए किया जाता है। तो जिन्होंने ये आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है भाई। जिनका गलत हो रहा है उसको सुधारते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किस विधि का उपयोग परपरागित फसलों के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग परपरागित फसलों के लिए किया जाता है। समूह चयन, शुद्ध पंक्ति चयन, आवर्ती चयन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बतलाइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलो टाइम ऑफ होता है भाई। और क्वेश्चन नंबर 7 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी कमेंट किया है आवर्ती चयन, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है ना। जो आपका परपरागित जो फसलें होती है उसके लिए कौन सा विधि अपन यूज करते हैं, तो आवर्ती चयन विधि अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो है कि पार्श्व मूलों की उत्पत्ति निम्न में से किससे होती है। पार्श्व जो मूल है उसकी ओरिजिन, ठीक है ना, उत्पत्ति निम्न में से किससे होती है भाई। अंत स्वत्वचा से, परिरंभ से, वल्वकुट से या फिर अधो त्वचा से। तो बतलाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस।
और क्वेश्चन नंबर 8 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन बी कमेंट किया है परिरंभ, उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पे जो आपका पाश्चर्य मूल की उत्पत्ति जो है वो आपका परिरंभ से होती है। तो याद रखिएगा सभी एग्रियंस जिनका बी कमेंट आया है उन सभी का आंसर राइट है यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वो है कि निम्न में से किसमें बुलिफॉर्म कोसाए पाए जाते हैं। निम्न में से किसमें बुलिफॉर्म कोसाए पाए जाते हैं भाई, द्विबीजपत्री पत्ती में या फिर पष्टाधारी पत्ती में, षष्ठाधारी पत्ती में या फिर समद्विपार्श्विक पत्ती में या फिर उपरोक्त सभी। तो पूछा यह जा रहा है कि बुलिफॉर्म कोसाएं किस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बतलाना है आपको। तो चलिए बतलाइए भाई क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 9 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी कमेंट किया है यानी कि समृद्धि पार्श्विक पत्ती, उन सभी का आंसर क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो बुलिफॉर्म कोसाएं हैं वो समृद्धि पार्श्विक पत्ती में पाई जाती है। तो जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यहाँ पे उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कॉकरोच में सेल्यूलेज एंजाइम बनता है। कॉकरोच में सेल्यूलेज एंजाइम बनता है, किससे बनता है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भाई। लार से बनता है, मध्य आंत्र के स्तरीय कोशिका से बनता है, मध्य आंत्र में जीवाणु से बनता है, सेल्यूलोज का उपापचय नहीं होता। तो बतलाइए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉकरोच से रिलेटेड और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे, ठीक है ना। ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आप बतलाइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है यहाँ पे डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 10 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी कमेंट किया है यानी कि मध्य आंत्र में जीवाणु से, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका सी ऑप्शन जो है, ठीक है ना, जिसको अपन बैक्टीरिया मिडगट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल मिडगट, ठीक है ना। तो मध्य आंत्र में जीवाणु से आपका क्या होता है, कॉकरोच में जो सेल्यूलोज एंजाइम है वो क्या है, बनता है। तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं आप लोगों को, जो सॉल्व कराया गया वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं भाई आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको क्लास जो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान दोस्तों।